नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, ध्यान दें, इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने समास के बारे में अध्ययन किया था और समास की बात करें तो समास में हम पढ़ रहे थे, हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था और तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा एक समास पढ़ा जिसका नाम था नए समास, और आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वह एक समास है प्रादि तत्पुरुष समास। देखिए, प्रादि प्र आदि में होते हैं उसे कहते हैं प्रादि। जब हमने उपसर्ग पढ़े थे तब आपको विस्तार से बताया था कि जो प्रादि होते हैं, प्रादि और प्रादियों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो हमारी संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए गए जो 22 उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों की बात करें कौन कौन से हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये जो 22 उपसर्ग हैं, तो मैं ये कहूँ आप लोगों से कि इसमें से कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिन उपसर्गों के साथ भी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, बात करें किनकी उपसर्गों की, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो कुछ उपसर्ग हैं उन उपसर्गों के साथ जो तृतीया तत्पुरुष समास होता है उस समास की हम बात कर रहे हैं। इसलिए समास का नाम क्या हो गया? प्रादि तत्पुरुष समास। प्र है आदि में जिसके वह क्या कहलाता है? प्रादि। प्र का मतलब प्र आदि, प्र से प्रारंभ होने वाले क्या कहलाते हैं? प्रादि। और प्रादियों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नाम क्या है? प्रादि। तो प्रादि का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पूर्व में, यानी पूर्व का मतलब यहाँ पूर्व में। ठीक है, जैसे मूल रूप से बात करें तो प्र, जैसे अब, अति, परि, परि। देखो, यानी मुख्य रूप से जैसे प्र, अब, अति, परि, निर या निस, निर या निस, है ना, आदि अव्यय दिखाई देते हैं। अव्यय कह सकते हैं इनको क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उपसर्गों को निपातों में शामिल किया गया। निपात भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, और उपसर्ग जो है वो अव्यय है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पूर्व में मतलब पहले पद के रूप में, है ना, पूर्व में प्र, अव, अति, परि, निर, निस आदि अव्यय का क्या किया जाता है? प्रयोग होता है, आदि होते हैं। और इनका समर्थ पदों के साथ क्या होता है? समर्थ सुबंत पदों के साथ अनेक अर्थों में क्या होता है? समास होता है ना इनका। यानी यहाँ पूर्व में प्र, अव, अति, परि, निर, निस अव्यय का प्रयोग होता है। इनका समर्थ यानी अर्थवान सुबंतों के साथ समास होता है। समास होता है। देखिए, यहाँ इनके पूर्व में क्या क्या दिखाई देता है? या तो प्र, यहाँ अव या अति या परि या निर या निस दिखाई देता है, और इन अव्ययों का प्रयोग होता है। यानी ये उपसर्ग है, उपसर्गों को हम अव्यय भी कहते हैं। इनका प्रयोग होता है, इनका समर्थ सुबंतों के साथ क्या होता है भाई? समास होता है। ठीक है, जैसे बात करें, उदाहरण की बात करें, एक सामान्य उदाहरण की बात करें। ठीक है, पहले बात कर रहा हूँ मैं, विग्रह लिखता हूँ और उसके बाद में हम लिख रहे हैं समास। जैसे बात करें शब्द की, जैसे शब्द लिखा है, मान लो शोभना पुरुष। शोभन पुरुष, बताइए, शोभन जो पुरुष होता है वह क्या? अच्छा पुरुष जो होता है वह क्या होता है? सुपुरुष है। देखो, सुपुरुष, ये इसका क्या हो गया? समास हो गया। देखिए, इस पद में आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ जो सुपुरुष शब्द लिखा हुआ है, इस सुपुरुष में बताओ सु उपसर्ग क्या? सो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ पर हुआ है। तो पुरुष से पहले यहाँ देखो क्या है? ये सु। ठीक है, इस सु का समर्थ पद के साथ क्या हो रहा है? समास हो रहा है। बताओ, प्र, प्रा जो अभी हमारे अव्यय हैं, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, आपने पढ़ा है ना, ये सब क्या है? प्रादि हैं। तो इसको हम किस में शामिल करेंगे? प्रादि तत्पुरुष में। यानी प्र आदि की क्या हो रही है? तत्पुरुष समास हो रहा है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे बात करें, जैसे सुष्टु उक्ति, यानी अच्छी उक्ति होती है ना, सुष्टु
उक्ति, सुष्ठु उक्ति। बताओ क्या होती है? सूक्ति। सु यानी अच्छी उक्तियां, अच्छी उक्तियां। बताओ सु यहाँ क्या है? सु के रूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? उपसर्ग या जिसे हम कह सकते हैं अव्यय दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अब हम जिनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं उनकी बात करें तो प्र, अव, अति, परि, निर, ये जो शब्द लिखे हैं आपके सामने, जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, इन उपसर्गों की बात करें तो यह जो उपसर्ग हैं वह अलग अलग अर्थों में प्राप्त होते हैं और अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रकार से इनमें क्या होता है? प्रादि तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण के लिए बात की यहाँ पे, अभी यहाँ बात करी विग्रह, जैसे शोभन पुरुष से क्या बनता है? सुपुरुष है। सुष्ठु उक्ति से क्या बनता है? सुक्ति। तो सु यानी सुंदर, उक्ति यानी उक्ति, सुंदर उक्तियां वो क्या कहलाती है? सुक्ति। और सुंदर उक्तियों को हम कह सकते हैं विग्रह अर्थ को जानने के लिए कह सकते हैं सुष्ठु उक्ति। शोभना पुरुष क्या कहलाता है? सुपुरुष। क्या कहलाता है? सुपुरुष। अब हम बात करें विस्तार से, प्रादि तत्पुरुष समास है वह सुमर्थ अव्ययों का प्रयोग होता है, इनका समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है। और जैसे समास जो होता है ना, अनेक अर्थों में होता है ना। तो कितने अर्थों में? अनेक अर्थों में। प्रादि या प्रादियों का अनेक अर्थों में, अनेक अर्थों में समर्थ सुबंतों के साथ समास, सुबंतों के साथ समास। ठीक है, हम अनेक अर्थों की बात करें तो अनेक अर्थों की बात करें तो यहाँ देखो प्रादियों का मतलब प्रादियों का अनेक अर्थों में समर्थ सुबंतों के साथ समास पढ़ रहे हैं। चलो हम बात करते हैं इनकी विस्तार से। पहले एक नंबर पे पहला है प्रादयो, प्रादयो गतादर्थे, गताद्यर्थे प्रथमया, प्रथमया। देखो सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है, देखिए प्रादयो, प्र आदि है जिसमें प्रादि है, प्रादियों का गत्यादि अर्थों में, गत्यादि अर्थों में प्रथमया, प्रथम्यंत पदों के साथ समास होता है। देखो इसका मतलब ये हुआ प्र, प्र का मतलब प्र है आदि में जिसके, यानी प्र का मतलब यहाँ प्र आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमंत यानी प्रथमांत पदों के साथ, प्रथमांत पदों के क्या साथ क्या होता है? समास होता है। देखो सूत्र ये हो गया। इस सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या होता है? इसका सूत्रार्थ होता है प्र आदि का, यानी प्र आदि का, प्र आदि का गत आदि अर्थों में, है ना, गत आदि अर्थों में। किसकी बात कर रहे हैं भाई? गत आदि अर्थों में प्रथमांत पदों के साथ, प्रथमांत पदों के साथ समास होता है, समास होता है। देखिए प्रादयो गतादर्थे प्रथमया सूत्र ये कहता है प्र, प्र का मतलब एक केवल यहाँ एक शब्द की बात हो रही है यहाँ पर, देखो प्र की, यानी प्र आदि का गत आदि अर्थों में। किस अर्थ में? गत आदि अर्थों में प्रथमांत पदों के साथ। किन पदों के साथ? प्रथमांत यानी प्रथमा विभक्ति से अंत वाले पदों के साथ समास होता है। केवल इनकी बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण की बात करें किसकी? उदाहरण की। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात करें जैसे विग्रह लिखा है प्रगतः, क्या लिखा भाई? प्रगतः आचार्य, प्रगतः आचार्य, इसका क्या है? विग्रह है। प्रगतः आचार्य। बताओ शब्द लिखेंगे, विग्रह को मिलाएंगे और एक समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्राचार्य। बताओ प्र है क्या इसमें? प्र है आदि में और गता आदि अर्थों में आचार्य प्रथमा विभक्ति होगी। बताओ क्या बन रहा है? प्रगतः आचार्य। देखिए सब हमने परिभाषा क्या लिखी थी? प्र आदि हो, प्र तो होना चाहिए आदि में, और उसके बाद में गत आदि के अर्थ हो और गत आदि अर्थ हो तो प्रथमांत पदों के साथ। अब यहाँ विभक्ति कौन सी लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो प्रथमांत विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति वाले पदों के साथ कौन सा समास होता है? प्रादि तत्पुरुष समास होता है।
तो हमारा शब्द क्या बनेगा? प्रगतः आचार्य प्राचार्य है। प्रगतः आचार्य से क्या बनता है? प्राचार्य। जैसे प्रगतः पितामह, पितामह, देखो प्रगतः पितामह है, बताओ प्रगतः पितामह, प्रगत का मतलब, अब यहाँ देखो प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पितामह का मतलब क्या होता है? दादा, और पिता का मतलब पिता का पिता, तो पितामह का मतलब क्या होता है? दादा। बताओ शब्द का प्रयोग करेंगे, मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? प्रपितामह, प्रपितामह, प्रपिता का मतलब होता है परदादा। देखो शब्द की बात करें तो प्रगतः पितामह क्या बन गया? प्रपितामह। तो इन शब्दों में देखेंगे पितामह जो शब्द है इसमें प्रथमांत पद का प्रयोग किया गया है, अंतिम पद कैसा है? प्रथमांत है, और उससे पहले क्या है? प्रादि उपसर्ग है, इसलिए यहाँ कौन सा समास हो रहा है? प्रादि तत्पुरुष समास हो रहा है। और कौन से अर्थ में हो रहा है? यह प्रादि गत्यादि अर्थ में प्रथमांत पदों के साथ समास होता है, यानी प्रथमांत प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, बात करें एक बार फिर से, इसको समझते हैं। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, यह सूत्र ये कहता है कि प्रय आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमांत पदों के साथ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। बात करें प्रगतः आचार्य से क्या बनेगा? प्राचार्य। प्रगतः पितामह से क्या बनता है? प्रपितामह। ठीक है, एक अर्थ हो गया। अब हम दूसरे अर्थ की बात करते हैं, है ना। दूसरे अर्थ की बात करें तो सूत्र नंबर 2, नियम नंबर 2 और 2 नंबर नियम है, उसका एक सूत्र है। और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अत्यादय क्रांतादर्थे द्वितीया। सूत्र का नाम क्या है? अत्यादय, अत्यादय, देखो अत्यादय क्रांतादर्थे, क्रांताद्यर्थे, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, द्वितीया। क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है? अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया। अत्या का मतलब अति आदय, अति है आदि में जिसकी, अति का मतलब अति उपसर्ग है। ठीक है, केवल देखो एक शब्द लिखा गया है अति, अति का मतलब अति उपसर्ग होना चाहिए। और प्र का मतलब अभी पढ़ा था इसमें प्रादय था, तो प्र का मतलब प्रा है आदि में जिसके, तो वहां प्रादीय गतादि अर्थों में प्रथमा विभक्ति के साथ हो रहा था। यहां देखिए अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया। अति आदि का देखो इसका मतलब क्या हो? अति आदि का क्रांत आदि अर्थों में, किस अर्थ में? क्रांत अर्थ में द्वितीयांत पदों के साथ समास होता है। कौन से पदों के साथ होता है? द्वितीयांत पदों के साथ होता है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? अति आदि का, अति आदि का क्रांत आदि अर्थ में, क्रांत आदि अर्थ में, अर्थ में द्वितीयांत, द्वितीयांत, द्वितीयांत पदों के साथ समास होता है, समास होता है। क्या होता है भैया? समास होता है। किसका? अति आदि का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत पदों के साथ क्या होता है? समास होता है। किनका होता है? अति आदि का। केवल एक उपसर्ग का प्रयोग होगा, और जिसकी हम बात करें कौन सा उपसर्ग होना चाहिए? अति। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण की बात करें। किसकी बात करें? उदाहरण की। किसकी बात करें भाई? उदाहरण की। ठीक है, तो उदाहरण की बात करें, जैसे देखो शब्द लिखा है एक माला। बताओ माला, और माला में द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है? मालाम। मालाम, जैसे मालाम अतिक्रांत है, अतिक्रांत है। कौन से अर्थ में हो रहा है भाई? क्रांत अर्थ में। मालाम अतिक्रांत है। बताओ शब्द की बात करें तो मालाम अतिक्रांत, माला में यहाँ देखो अतिक्रांत अर्थ में द्वितीयांत पद, तो द्वितीय पद कौन सा हो गया? मालाम, और आ गया क्या? अति। अब यहाँ क्या है कि अति का पूर्व प्रयोग होगा। अति का क्या होगा? पूर्व प्रयोग। तो हमारा समास वाला पद है वो क्या बनेगा? अति। मूल शब्द क्या था? माला का प्रथमा में क्या बनता है? माला है, अति माला है। मालाम अतिक्रांत है, क्या बनेगा? अति माला है। देखिए अति आदि का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीय यानी द्वितीय विभक्ति के साथ समास होता है। बताओ अति प्लस क्रांत है, लिखा मालाम, मालाम अतिक्रांत है। अति का पूर्व प्रयोग करेंगे, अति का क्या करेंगे? पूर्व प्रयोग। तो बताओ क्या बन जाएगा? अति। बाद वाला पद क्या है? माला, तो माला का क्या बनता है? माला है, और माला का क्या बन जाए? माला है, मालो माला, मालाम, है ना। तो मालाम द्वितीय होगी, तो बताओ अतिक्रांत है, माला है का क्या बनेगा? अति माला है। अतिक्रांत, मालाम अतिक्रांत से क्या बन गया? अति माला। जैसे
अगर ये शब्द की बात करें, जैसे खटवाम, खटवाम, खटवाम अतिक्रांत है, खटवाम अतिक्रांत है। बताओ शब्द की बात करें, खाट से खटवाम अतिक्रांत है, बड़ा, अतिक्रांत कौन था, बहुत बड़ा, जो हमारी चारपाई जिसे हम कह सकते हैं खाट कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में इसका हम प्रयोग करते हैं खाट। तो अतिक्रांत खाट से भी बड़ा है ना, तो बताओ खाट से भी क्या है, वो बड़ा है। तो खाट से बड़ा है तो बताइए हम किसका प्रयोग करेंगे, अति का, क्योंकि प्रादि का प्रयोग कर रहे हैं ना, और प्रादि का पहले ही प्रयोग होता है, बाद में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग जो है हमारा, उपसर्गों का शब्द के, या यूं समझिए किसी शब्द से पूर्व में जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, उपसर्ग होते हैं। अब बताओ उपसर्ग आ गया अति, उसके बाद में जो द्वितीय पद है, द्वितीयांत पद यानी द्वितीयांत यानी द्वितीय विभक्ति के अंत वाले जो पद है खटवाम, तो बताओ क्या बन जाएगा, मूल शब्द क्या था, खटवा, तो अति, अति खटवा है, अति खटवा। अति आदि का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत पदों के साथ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, प्रादि तत्पुरुष। तो बताओ शब्द क्या बनेगा, माला अतिक्रांत से क्या बनता है, अतिमाला, खटवाम अतिक्रांत से क्या बनेगा, अति खटवा। ठीक है, बात करें अत्यादि क्रांत द्वितीय, कहता है कि अति आदि का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत पदों के साथ में समास होता है। रूप क्या क्या बने, माला अतिक्रांत है, अतिमाला, खटवाम अतिक्रांत है, अति खटवा। नियम नंबर 3, देखो नियम नंबर 3 की बात करें तो सूत्र लिखा गया है परिग्लानो अध्ययनाय तृतीयः। देखो सूत्र क्या लिखा गया है, परिग्लानो हो, परिग्लानो हो, तो परिग्लान का मतलब परि उपसर्ग होना चाहिए। अब उपसर्ग की बात करें, अच्छा नहीं, पहले हम बात कर रहे हैं तृतीया की, तो अवादयः कुष्ठाद्यर्थे तृतीयः। सूत्र क्या लिखा गया है, अवादये। सूत्र की बात करें पहले, सूत्र क्या लिखा गया है, अवादये, अवादये, अवादये। अब का मतलब क्या होना चाहिए, अब आदि नहीं होना चाहिए। देखो सूत्र में लिखा रखा है अब आदये, अब का मतलब अब, अवादये कृष्टाद्यर्थे, कृष्टाद्यर्थे, कृष्टाद्यर्थे तृतीया, तृतीयः। देखो सूत्र से आपको बोध हो रहा होगा ये सूत्र क्या कह रहा है, अव आदि का। देखो क्या लिखा है, अव का मतलब एक उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अव आदि का कृष्ट आदि अर्थों में तृतीयांत पदों के साथ में क्या होता है, समास होता है। किन के साथ होता है भी, तृतीयांत पदों के साथ में समास होता है। तो यहाँ लिखे अव, अव का मतलब अव उपसर्ग है ना, अव आदि का, अव आदि का कृष्टादि अर्थ में, कृष्टादि, कृष्टादि अर्थ में, अर्थ में तृतीयांत ऐसा पद जिसके अंत में क्या हो, तृतीय विभक्ति हो, तृतीयांत पदों के साथ, तृतीयांत पदों के साथ समास होता है। क्या होता है भाई, समास। और कौन सा समास होता है, प्रादि तत्पुरुष समास होता है। देखिए अवादय कुष्ठाद्यर्थे तृतीया, तो यहाँ अव आदि का प्रादियों का कुष्ठादि अर्थों में तृतीय विभक्ति अंत वाले पदों के साथ कुष्ठादि अर्थों में समास होता है। बात हुई है, अव आदि का कुष्ठादि अर्थों में तृतीयांत पदों के साथ में समास होता है। इसको ये कहें या ये कहें, अव आदि का तृतीयांत पदों के साथ या तृतीय विभक्ति अंत वाले पदों का कुष्ठादि अर्थों के साथ समास होता है। देखो अव आदि का कुष्ठादि अर्थ में, तृतीयांत का मतलब होता है तृतीय विभक्ति अंत वाला पद। पद कैसा होना चाहिए, जिसके अंत में क्या है, तृतीय विभक्ति आए और उसके साथ में क्या है, अव उपसर्ग आए। तो यहाँ अव उपसर्ग का कृष्ट आदि अर्थों में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। समास की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण की बात करें तो देखिए, अब हम शब्द की बात करें, जैसे देखो एक तो हमारा शब्द आ गया कौन सा, अवकृष्ट है, कृष्ट आदि अर्थ में हो रहा है ना, अवकृष्ट है। कौन से अर्थ में हो रहा है भाई, कृष्ट अर्थ में है ना। तो बताओ अवकृष्ट है, शब्द लिखा है जैसे मान लो कोकिलया, अवकृष्ट है कोकिलया। कोयल से निनाद क्या हुआ, कोयल जो होती है ना कोयल, और कोयल के द्वारा जो उसकी आवाज निकाली जाती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अवकृष्ट है कोकिलया। तो बताओ शब्द क्या है हमारा, अवकृष्ट है कोकिलया। बताओ यह जो शब्द है कैसा पद है, तृतीयांत पद है। इधर देखिए अवकृष्ट अर्थ में हो रहा है या अवसर्ग है, यह कृष्ट अर्थ में हो रहा है। यहाँ पहले प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ और वैसे भी उपसर्ग का पहले प्रयोग होता है। तो बताओ रूप क्या बनेगा, अवे कोकिला है, अवे कोकिला है। क्या रूप बनेगा भाई, अवे कोकिला।
अवकृष्ट है कोकिलया, क्या रूप बनेगा? अवकोकिलय। अवकृष्ट है कोकिलया, यानी कृष्ट अर्थ में अव उपसर्ग के साथ तृतीयांत पदों का समास होता है। यानी कृष्ट अर्थ में अव उपसर्ग का तृतीयांत, तृतीयांत का मतलब ऐसा पद जिसके अंत में तृतीया विभक्ति होती है, वह क्या कहलाता है? तृतीयांत पद कहलाता है। देखिए अवकृष्ट है कोकिलया, क्या बन गया? अवकोकिला। क्या बन गया भाई? अवकोकिला। ठीक है, बात करें अव आदि का कृष्ट आदि अर्थों में तृतीयांत पदों के साथ समास होता है। शब्द लिखा अवकृष्ट है कोकिलया, क्या बन गया? अवकोकिला। चलो आगे चलते हैं। अब बात करें चतुर्थी विभक्ति की, तो नियम नंबर 4 और नियम नंबर 4 की बात करें और सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा है परिग्लानो, प्रीग्लानो। देखो सूत्र क्या लिखा है? प्रीग्लानो यानी अब इसको एक साथ लिख दिया, पर्यादय भी लिख सकते हैं, हम अलग अलग लिख देते हैं। चलो आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग, इसलिए थोड़ा दोबारा लिख देते हैं। सो नियम नंबर 4 यह हमारा है नियम, चौथा नियम। और चौथा नियम का जो सूत्र है उस सूत्र की बात करें तो सूत्र कौन सा है? पर्यादयो। पर्यादि में देखो अब यहाँ क्या आ गया? पर्यादयो। ठीक है, ग्लानाध्यर्थे गलाना, ग्लाना आदि अर्थे ग्लानाध्यर्थे क्या लिखा है? चतुर्थ्यः, चतुर्थ्यः। परि आदि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थ्या, चतुर्थ्यांत पदों के साथ समास हो रहा है। यहाँ पर देखो सूत्र क्या लिखा है? परि। परि का मतलब देखो परि जो उपसर्ग है ना उसकी बात कर रहे हैं। परि आदि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थ्यांत यानी चतुर्थी अंत वाले पदों के साथ समास होता है। सामान्य बातें हैं। देखो पर्यादय ग्लान्याध्यर्थे, पर्यादय प्रियादि का ग्लान आदि अर्थों में, इसकी बात करें पर्यादि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में समास होता है। चतुर्थ्यंत पदों के साथ क्या होता है? समास होता है। तो परि आदि का ग्लान आदि किसमें? ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ, चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ समास होता है। कौन सा समास होता है भाई? प्रादि समास होता है। परि आदि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में क्या होता है? समास होता है। कब होता है? जब या तो क्या आएगा? परि आएगा, ग्लान आदि का प्रयोग होगा और अंतिम जो पद होगा वह कैसा होगा? चतुर्थी विभक्ति वाला होगा। कौन सा होगा भाई? चतुर्थी विभक्ति वाला। तो उदाहरण की बात करें, इसकी बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे परिग्लानो, प्री शब्द की बात करें, विग्रह की बात करें, जैसे परिग्लानो। देखो शब्द की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको प्रीग्लानो या प्रीग्लान है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे ना, प्रीग्लान है। देखो ग्लान अर्थ में हो रहा है, कौन सा उपसर्ग आ रहा है? परि। अच्छा यहाँ विभक्ति वाला कौन सा होना चाहिए? चतुर्थी विभक्ति होनी है ना, अध्ययनाय, अध्ययनाय है, अध्ययनाय। देखो प्रीग्लान है, अध्ययन, प्रीग्लान है, अध्ययनाय है, परिग्लान है, अध्ययनाय है ना। यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है प्रीग्लान है, बताओ कौन से अर्थ में हो रहा है? परि, और परि उपसर्ग है, ग्लान अर्थ में हो रहा है, अध्ययनाय। यहाँ देखो विभक्ति कौन सी हो रही है? चतुर्थी। तो यानी चतुर्थी विभक्ति अंत वाला पद हो, पद कैसा होना चाहिए? चतुर्थी विभक्ति अंत वाला। कौन से अर्थ में होना चाहिए? ग्लान अर्थ में होना चाहिए। उपसर्ग कौन सा होना चाहिए? परि उपसर्ग हो, यानी परि तो उपसर्ग हो, ग्लान आदि का अर्थ हो और चतुर्थी विभक्ति हो, तो फिर समास कौन सा होता है? तो प्रादि तत्पुरुष समास होता है। देखो परि ग्लान है, अध्ययनाय, अध्ययन में देखो कौन सी विभक्ति हो रही है? चतुर्थी। तो अध्ययन का क्या बन गया? अध्ययनाय। अच्छा परि उपसर्ग है, ग्लान आदि अर्थ है, ग्लान अर्थ है ना। तो यहाँ देखो इस शब्द को बात करें तो परिग्लाना अध्ययनाय विग्रह हो गया। अब इसका समस्त पद जो बनेगा वो क्या बनेगा? परि प्लस अध्ययन मिला देते हैं, परिअध्ययन। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ यण संधि हो रही है, परि प्लस अध्ययन, ऐसे होता है ना, अध्ययन। बताओ
इसमें जो रीता, री के स्थान पे हमने क्या किया, ई के स्थान पे या कर दिया, तो शब्द क्या बन गया, परया अध्ययन, ऐसे हो गया ना। चलो इसको मिला करके लिख देते हैं, तो क्या बन गया, रे को ऊपर लगाएंगे पर्या, यह यहाँ से हट गया क्योंकि यहाँ आ गया ना ये, तो यहाँ रे के अंदर यह मिल गया, तो पर्या पर तो ए है था ना, इसकी ए की मात्रा मिल गई, याद था, शब्द क्या बन गया, पर्यध्यन, पर्यध्यन। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नियम क्या कहता है कि नियम यह कहता है प्रे आदि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ समास होता है। तो हमने नियम लिखा प्रेयादयो ग्लानाध्यर्थे चतुर्थिया, तो यहाँ देखो शब्द क्या लिखा है, प्रेग्लान है, अध्ययन है, क्या बन गया, पर्यध्यन। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्या बनता है, पर्यध्यन। चलो हम आगे चलते हैं और इसका एक प्राप्त नियम और प्राप्त होता है। इस नियम की बात करो तो नियम नंबर 5, नियम कौन सा भी 5, और नियम नंबर 5 के लिए एक सूत्र लिखा गया है। और सूत्र की बात करें तो निरादयः क्रांत्यादर्थे पंचमीय, देखो सूत्र क्या लिखा गया है, निरादय, निरादय, निर का मतलब समझ गया, निर आदय, निर आदि का, निर आदि का देखो सामान्य शब्द लिखा गया है, क्रांताद्यर्थे, कौन से अर्थों में, क्रांता आद्यर्थे, निरादये क्रांताद्यर्थे पंचम्या, पंचम्या। सूत्र क्या लिखा गया है कि निर आदि का क्रांत आदि अर्थों में, निर आदि का क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति वाले पदों के साथ में समास होता है। किसके साथ होता है भाई, पंचमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में होता है। किसकी बात कर रहे हैं, निर आदय क्रांत आदि अर्थों में पंचमया यानी पंचमी विभक्ति में होता है। देखो सूत्रार्थ की बात करें तो वही निर, निर का मतलब निरुपसर्ग है, निर आदि का क्रांत आदि अर्थों में, किस अर्थ में, क्रांत आदि अर्थों में, वही पंचमी अंत लिखे या पंचमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ, पंचमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ, अंत वाले पदों के साथ, पदों के साथ समास होता है, समास होता है। देखो निरादय क्रांत्याद्यर्थे पंचमिया, सूत्र ये कहता है कि निर आदि का क्रांत आदि अर्थों में पंचमिया यानी पंचमी विभक्ति वाले पदों के साथ में समास होता है। निर का मतलब केवल निर, और निर का मतलब केवल निर उपसर्ग होता है, और निर का प्रयोग, निर के साथ में निस का भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है, निर और निश। निर और निश उपसर्गों की बात करें, निर और निस आदि उपसर्गों का क्रांत आदि अर्थों में, कौन से अर्थों में, क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में समास होता है। तो यहाँ जो पद होगा वह पद कैसा होगा, पंचमी विभक्ति वाला होगा, यानी विभक्ति के अंत में कौन सा पद आएगा, पंचमी। तो देखो निर आदि का क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति वाले पदों के साथ में क्या होता है, समास होता है। बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण की बात करें तो यहाँ तो हमें क्या दिखाई देना चाहिए, निर, और कभी कभी यदि समासिक में संधि प्राप्त होती है तो निर के आगे निर के स्थान पर स हो जाता है, क्योंकि आगे वाला जो वर्ण होता है उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बात करें तो यहाँ शब्दों की बात करें जैसे निस, और कौन से अर्थ में बात कर रहे हैं, निष्क्रांत है, निष्क्रांत है, क्रांत आदि अर्थों में होना, जैसे निष्क्रांत है, कौसाम्भ्याम, कौसाम्भ्याम। देखो शब्द की बात करूँ, देखो निश, देखो आगे यहाँ लिखा है निर, तो निर के स्थान में क्या हो जाता है, स, क्योंकि आगे क्या है क, तो बताओ क्या बन जाएगा, निर्धन कौसाम्भ्या, कौसाम्भ्या। देखो शब्द की बात को, निष्क्रांत है कौसाम्भ्या। शब्द की बात करें तो निष्क्रांत है कौसाम्भ्या। अब बताओ निस उपसर्ग, सॉरी निरादय क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या, निर का मतलब यहाँ क्या था, निर का मतलब निरादि का क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति वाला पदों के साथ में क्या होता है, समास होता है। तो निर आदि का हो रहा है ना, क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति वाले पदों के साथ समास हो रहा है, तो निर का मतलब यहाँ, निर का मतलब यहाँ निर भी होता है और निर का मतलब निस भी होता है। तो निष्क्रांत है कौसाम्भ्या, यानी कौसाम्बी यानी जो चित्र है कौसाम्बी से निकाला गया, तो निष्कौसाम्बी। तो बताओ इनको मिलाएंगे तो निर का क्या हो जाएगा, निस, तो बताओ क्या लिखेंगे, निस
निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी यानी निष्कौशाम्बी यानी निष्कासित किया हुआ। कहाँ से निष्कासित किया हुआ? कौशाम्बी नगर से, यानी कौशाम्बी से क्या कर दिया, उसको निकाल दिया है। कहाँ से निकाला है भाई? कौशाम्बी से, यानी कौशाम्बी के क्षेत्र से निकाला हुआ। ठीक है, तो क्या कहलाता है? निष्कौशाम्बी। क्या कहलाता है? निष्कौशाम्बी। ठीक है, देखिए निरादयः क्रांत्यादि अर्थे पंचम्या सूत्र ये कहता है कि निर आदि का क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में क्या होता है? समास होता है। कौन सा समास होता है? प्रादि समास होता है। ठीक है, निष्क्रांत है कौशाम्ब्याः, निष्क्रांत है कौशाम्ब्याः, क्या बन गया? निष्कौशाम्बी। क्या बन गया भाई? निष्कौशाम्बी। क्या बनता है? निष्कौशाम्बी। ठीक है, अब हम बात करें जैसे निष्क्रांत है वाराणस्याम निर्वाराणसी, निष्क्रांत है वाराणस्याम क्या कहलाता है? निर्वाराणसी। जैसे बात करें निष्क्रांत है लंकाया निर्लंका, क्यों? ल आगे वर्ण है तो रकार रही रहता है ना, तो बताओ निष्क्रांत है लंकाया निर्लंका, क्या बनेगा? निष्क्रांत लंकाया, क्या बन जाएगा? निर्लंका। जैसे बात करें निष्क्रांत है वाराणस्या, वाराणसी से निकाला गया, क्या बनेगा? निर्वाराणसी, क्या बनेगा? निर्वाराणसी। शब्दों की बात करें तो यहाँ क्या होगा? जैसे शब्द की बात करें, उदाहरण की बात करें तो शब्द उदाहरण की बात करें तो जैसे निष्क्रांत है, निष्क्रांत है, निष्क्रांत है लंकाया, निष्क्रांत है लंकाया, और निष्क्रांत है, निष्क्रांत है क्या बनेगा? वाराणस्या, देखो वाराणसी की बात कर रहे हैं, निष्क्रांत है वाराणस्या, वाराणस्या कहाँ से निकाला गया है? वाराणसी से निकाला गया है। देखो वाराणस्या, देखिए यहाँ वाराणस्या पंचमी विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होता है और षष्ठी में भी यही प्रयुक्त होता है। तो निष्क्रांत है कौशाम्बी से तो क्या बन गया था? निष्कौशाम्बी। अब बताओ कहाँ से निकाला गया है? लंका से, तो निष्क्रांत है लंकाया और निष्क्रांत है वाराणस्या। ठीक है, अब यहाँ देखो समस्त पद की बात करें तो निष्क्रांत है निकाला गया कहाँ? लंका से, क्या बन जाएगा? निर्लंका है, निर्लंका है, निर्लंका, यानी कि इसको अलग अलग लिख देते हैं, निर्लंका। ठीक है, कहाँ से निकाल दिया गया है? लंका से निकाला गया। किसको निकाला गया था? विभीषण को कहाँ से निकाल दिया? लंका से निकाल दिया। निष्क्रांत है लंकाया निर्लंका, निष्क्रांत है वाराणस्या, तो क्या बनेगा? निर्वाराणसी, निर्वाराणसी, निर्वाराणसी। देखिए सूत्र क्या कहता है हमारा? सूत्र ये कह रहा था निरादि का क्रांतादि अर्थों में पंचमी अर्थ में विभक्ति, यानी पंचमी विभक्ति पदों के साथ विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में कौन सा समास हो रहा था? समास के बारे प्रादि तत्पुरुष होता है। तो देखो शब्द लिखा गया है निष्क्रांत है कौशाम्ब्या, निष्क्रांत है कौशाम्ब्या, क्या बन जाएगा? निष्कौशाम्बी। निष्क्रांत है लंकाया, क्या बनता है? निर्लंका। निष्क्रांत है वाराणस्या, तो क्या बन गया? निर्वाराणसी। क्या बनता है भैया? निर्वाराणसी। और इन्हीं 5 अर्थों के साथ साथ हमारा ये जो समास था जिसका नाम था प्रादि तत्पुरुष समास समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान देना कि प्रय प्रादि जो भी हमारे उपसर्ग हैं उन उपसर्गों का समर्थ सुबंध पदों के साथ समास होता है और वह समास क्या कहलाता है? प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। और यह जो समर्थ पदों के साथ जो समास होता है वह अनेक अर्थों में, यूं समझिए आप 5 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है भाई? 5 अर्थों में। 5 की बात करें हमने तो 5 के बारे में हमने चर्चा करी। पहले के बारे में जो चर्चा करी उसकी बात करें तो पहला सूत्र था हमारा, सब जो सूत्र लिखा गया था प्रादयो, सूत्र क्या लिखा था? प्रादयो गतादि अर्थे प्रथमया, प्रादि का गति आदि अर्थों में, प्रादि का गति आदि अर्थों में प्रथमांत पदों के साथ समास होता है। सब उदाहरण की बात करें तो प्रगत है आचार्य प्राचार्य, प्रपिता है प्रगत है पितामह है प्रपितामह। और दूसरा लिखा था कि अत्यादियो क्रांताद्यर्थे द्वितीय, अति आदि का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत पदों के साथ में क्या होता है? समास होता है। यह विग्रह में जो पद होता है द्वितीयांत पद उसका पूर्व प्रयोग होता है। जब समस्त पद का प्रयोग करते हैं तो उपसर्ग का पहले प्रयोग होता है। मालाम अतिक्रांत क्या बनता है? अतिमाल है। मालाम अतिक्रांत से क्या बनता है? अतिमाल है। खटवाम अतिक्रांत से क्या बनेगा? अति खटव, क्या बनता है? अति खटव।
चलो आगे चलते हैं। अवादि का कुष्ठादि अर्थों में तृतीयांत पदों के साथ में क्या होता है? समास होता है। सूत्र था अवादि है कुष्ठाध्यर्थे तृतीया, है ना। तो अवकुष्ट कोकिलया से क्या बन गया? अवकोकिल। अवकुष्ट कोकिलया से क्या बन गया? अवकोकिल। परियादियो ग्लानादि अर्थे चतुर्थया, परियादि का ग्लान आदि अर्थों में चतुर्थी अंत पदों के साथ, यानी चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में भी क्या होता है? समास होता है। जैसे परिग्लान अध्ययनाय क्या बनता है? परियध्यन। क्या बनता है? परियध्यन। अच्छा निरादये क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या, निरादि का क्रांत आदि अर्थों में पंचमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ में क्या होता है? समास होता है। निष्क्रांत कौसम्य से क्या बनता है? निष्कोसाम्य। निष्क्रांत लंकाय से क्या बनता है? निर्लंकाय। और निष्क्रांत वाराणसी से क्या बनता है? निर्वाराणसी। और इसी के साथ हमारा ये जो समाप्त था प्रादित तत्पुरुष समास, यह समाप्त होता है। चलो हम रीड के अनुसार बात करें तो एक समास और पढ़ लेते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष में, जिसका नाम है उपपद। उपपद तत्पुरुष समास। समास की बात करें, समास का नाम क्या है भाई? उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। देखिए समास का नाम क्या? उप का मतलब होता है समीप, और पद यानी बैठना, दो पदों का पास में बैठना, उपपद। ठीक है। देखो एक सूत्र पढ़ाता है हमने, जिसकी हम बात करें तत्रोपदम सप्तमीस्तम, तो उपपद संज्ञा होती है उस सूत्र से। और एक सूत्र है उपपदम अतिंग। सूत्र की बात करें तत्रोपदम सप्तमीस्तम एक सूत्र है, वो ये कहता है कि तत्रोपपदम सप्तमीस्तम सूत्र कहता है उपपद संज्ञा होती है, उससे क्या होती है? उपपद संज्ञा। हमें यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो इतना से ध्यान रखा उपपदम अतिंग। उपपदम अतिंग एक सूत्र है। ये सूत्र कहता है उपपदम अतिंग। उपपद, और उपपद का मतलब होता है, उपपद का मतलब कोई संज्ञा या सर्वनाम। उपपद का मतलब क्या होता है? कोई संज्ञा या सर्वनाम, जिसे कह सकते हैं हम वो कोई कर्म। अतिंग, अतिंग का मतलब तिंग से भिन्न, तिंग से भिन्न, तिप्तजी जो है उससे भिन्न, यानी उससे भिन्न जो होता है उसका उपपद समास होता है। यानी उपपद का उपपद का मतलब यूँ समझिए आप तो अभी संज्ञा या कोई सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, ठीक है। तो उपपदम अतिंग कहता है उपपद का तिंग से भिन्न, तिंग से भिन्न पदों के साथ समास होता है। समास होता है, ये तो सूत्र कहता है। एक सूत्र है कर्मण्यन, वो कहता है कर्म। कर्मण्यन का मतलब कर्म, और कर्म का क्या होता है? पूर्व प्रयोग होता है। कर्म का मतलब पूर्व प्रयोग। तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, सामान्यतः मैं बात करूं तो उपपद का तिंग से भिन्न पदों के साथ समास होता है। दूसरे अर्थ की बात करें तो उपपद का बात करें किसकी? उपपद। और उपपद का मतलब यहाँ जो कृत प्रत्यय हैं, तो कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के साथ, यानी उपपद का मतलब यानी संज्ञा, और संज्ञा वाला तथा उत्तर पद क्या होना चाहिए? कृत प्रत्यय से युक्त होना चाहिए। यानी उपपद का मतलब संज्ञा, उपपद का कृत प्रत्यय से युक्त पदों के साथ, युक्त पदों के कृत, उपपद का कृत प्रत्यय से युक्त पदों के साथ समास होता है। क्या होता है भाई? समास होता है। किन के साथ समास होता है? तो ये सूत्र ये कहता है कि उपपदम अतिंग का या मतलब ये हुआ उपपद का कृत प्रत्यय से युक्त पदों के साथ में क्या होता है? सम। किन के साथ होता है? कृत प्रत्यय से युक्त पदों के साथ होता है। कृत का मतलब कृत प्रत्यय जो हमने पढ़ा है उन कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हों, और उपपद यानी उपपद में क्या होना चाहिए? यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम हो। और उपपद का मतलब संज्ञा का कृत प्रत्यय के साथ में क्या होता है? समास होता है। यूँ समझिए, इसका मतलब ये हुआ यानी संज्ञा के साथ में क्या आना चाहिए? कृत प्रत्यय से युक्त पद आना चाहिए, कृत प्रत्यय हो। ठीक है, एक बात क्लियर? यानी संज्ञा का मतलब ये क्या है? उपपद है। यानी उपपद के साथ में क्या आएगा? उपपद के साथ में कोई कृत प्रत्यय आएगा। क्या आएगा? कृत प्रत्यय। तो उपपद के साथ, उपपद का मतलब उपपद में क्या हो? उपपद में कोई संज्ञा हो और बाद में कोई कृत प्रत्यय हो। क्या हो? कृत प्रत्यय हो। ठीक है। अच्छा, सूत्र ये कहता है तत्रोपदम सप्तमीस्तम आता है, यानी सप्तमी अंत विभक्ति का पूर्व प्रयोग होगा।
लेकिन कर्मण्यन ये कहता है कर्म का पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ देखना, तो कर्मण्यन ये कहता है कि कर्म के साथ में क्या हो, तिंग से भिन्न यानी कृत प्रत्यय से युक्त पद होने पर, तिंग प्रत्यय से भिन्न यानी कृत प्रत्यय से युक्त पद होने पर क्या होता है, समास होता है। जैसे बात करें तो मैं सामान्यतः आपको कह दूं, सूत्र हमने एक पढ़ा है कर्मण्यन। कर्मण्यन सूत्र ये कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि कर्म का पूर्व प्रयोग होगा। किसका सूत्र? ये सूत्र ये कहता है कि कर्म का पूर्व प्रयोग होगा। किसका पूर्व प्रयोग होगा भाई? कर्म का पूर्व प्रयोग होगा। जैसे जो भी कर्म होगा, जैसे कर्म, जैसे कुंभ, जैसे कुंभ एक शब्द लिखा मैंने, कुंभ। कुंभ का मतलब होता है कुंभ, और कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़े का जो बनाने होता है कुंभार होता है। कुंभम करोति थी कुंभकार है। तो कुंभ का मतलब यहाँ, कुंभ का मतलब यहाँ क्या है? कर्म है। घड़े का निर्माण करना उसका क्या है? कर्म है। इसलिए यहाँ बात करें कुंभ का, तो कुंभ का पूर्व प्रयोग होगा। सामान्यतः एक बात कहूँ आप लोगों से, और हम अब तक ये सब बातें पढ़िए, इसका आप लोग सार नहीं समझ सके, क्योंकि सार ये है इसका। उपपद तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्रो पदम सप्तमी स्तंभ, इस सूत्र के द्वारा उसकी कर्म संज्ञा, उपपद संज्ञा होती है। और एक सूत्र है उपपदम अतिंग है, वो ये कहता है उपपद यानी संज्ञा या सर्वनाम का तिंग से भिन्न पदों के साथ में क्या होता है? समास होता है। तो तिंग से भिन्न का मतलब यूं समझिए कि उपपद का कृत प्रत्ययों के साथ में क्या होता है? समास होता है। किसके साथ में होता है भाई? कृत प्रत्ययों के साथ। तो कृत प्रत्ययों का मतलब ये हुआ उपपद प्लस कृत प्रत्यय। अच्छा, एक सूत्र ये कहता है कर्मण्यन ये कहता है कि कर्म का क्या है? पूर्व प्रयोग होता है, क्योंकि उपपद संज्ञा हो गई तत्रो पदम सप्तमी स्तंभ। तो फिर एक सूत्र होता है जिसका नाम है कर्मण्यन, वो ये कहता है कि कर्म का क्या करो? पूर्व प्रयोग। जैसे कुंभम एक शब्द लिखा है, जैसे कुंभ का क्या होगा? यहाँ पूर्व प्रयोग होगा। जैसे एक शब्द लिख दिया जैसे कुंभ, तो कुंभ का क्या होगा? उपपद कहा जाएगा। और इस कुंभ को क्या कहा जाएगा? उपपद। के उपपद में मतलब ये कर्म है, और कर्म कहा जाएगा तो इसका क्या होगा? पूर्व में प्रयोग होगा। ठीक है। सामान्यतः एक बात कहें आप लोगों से, सामान्यतः आप इतना सा ध्यान रखना, नियमों के अनुसार बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्यतः पूर्व पद कोई कर्म होगा, कोई कर्म परम क्या होगा? पूर्व पद कोई कर्म तथा उत्तर पद कोई क्रिया होगा। सामान्यतः बात कर रहे हैं, ये कोई नियम नहीं है। जैसे हम विग्रह की बात करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे विग्रह बनाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं विग्रह की, तो विग्रह के अंदर क्या होगा? जो पूर्व पद होगा कोई कर्म होगा, ऐसे दिखाई देगा ये कोई क्या है? कर्म है। सर जो उत्तर पद होगा जो क्या दिखाई देगा? कोई क्रिया दिखाई देगा। यानी पूर्व पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा? कर्म। यूँ समझिए आप, तो विग्रह के जब हम करेंगे तो एक तरफ तो हमें क्या दिखाई देगा? कोई कर्म प्लस क्या दिखाई देगा? कोई क्रिया। कर्म प्लस क्रिया होगा, और क्रिया का मतलब होता है जानना, खाना, पीना, नहाना, धोना, जो भी है ये सब क्या है? अपने आप में क्रिया है। और क्रिया से पहले हमें क्या दिखाई देगा? कोई कर्म दिखाई देगा। कर्म का मतलब उपपद दिखाई देगा। उपपद को हम कह सकते हैं कर्म, और कर्म के साथ में क्या आएगी? कोई क्रिया आएगी। ठीक है, कर्म के साथ में क्या आएगी? कोई क्रिया होगी। तो यहाँ देखिए कि जो हमारे उदाहरण होंगे, उन उदाहरणों की बात करें, अतिंग से यानी तिंग से भिन्न होना चाहिए वैसे तो, यानी कृत प्रत्यय से युक्त पद होने चाहिए। लेकिन विग्रह की जब बात करेंगे तो विग्रह में हमारे सामने क्या होगा? एक तरफ तो हमें कर्म दिखाई देगा, बाद में हमें क्या दिखाई देगी? क्रिया दिखाई देगी। जैसे उदाहरणों की बात करें इनकी उदाहरण की, और उदाहरण की बात करें, चलो हम पहले इसकी बात करते हैं, विग्रह करते हैं उनका। पहले विग्रह करते हैं, उसके बाद में उनके समास वाले पद हैं। जैसे कुंभम, देखो कुंभम करोति इति। देखिए कुंभम, कुंभ का, करोति यानी निर्माण करने वाला, कुंभ का यानी घड़े का निर्माण करने वाला। घड़ा है ना, उसका उपपद है, और करोति क्या है? उसकी क्रिया। यूँ समझिए करने वाला। तो कुंभ का ये क्या है? अपने आप में कुंभ अपने आप में क्या है? यूँ समझिए ये जो कुंभ है वो शब्द है अपने आप में क्या है? कोई कर्म है।
जो घड़ी को बनाता है वो कुंभ होता है। कुंभ का मतलब होता है कर्म करने वाला, कुंभ रूपी कर्म करने वाला। और कार का मतलब निर्माण करने वाला, यानी क्रिया करता है वो। तो कर्म प्लस क्रिया हो गई ना। लेकिन यहाँ विग्रह की बात कर रहे हैं, इस विग्रह में बात करिए तो कुंभ प्लस करोति। तो कुंभ क्या है, उसका कर्म है। उसका कर्म क्या है, कुंभ का मतलब करोति रूपी, यानी क्या करता है वह, कोई क्रिया करता है। देखिए कुंभ का मतलब उसको निर्माण करना, उसका क्या है, कर्म करना। अरे भाई घड़ा बनाना उसका क्या है, कर्म है। तो कर्म है कि नहीं, कुंभम, कुंभ का मतलब कुंभ को बनाने वाला। तो कुंभ को बनाने वाला, कुंभ बनाना उसका क्या है, कर्म है। और कर्म जो कर्म करता है, जो जिस कर्म के लिए वह क्रिया करता है, वह उसकी क्या है, क्रिया है। कुंभम करोति, यानी कुंभ को जो पूर्ण करता है। इति वह क्या कहलाता है, तो समस्त पद की बात करें तो वह क्या करेगा, समस्त पद। और समस्त पद को हम कह सकते हैं समास। समास क्या होगा इसका, कुंभ को जो पूर्ण करता है वो क्या कहलाता है भैया, कुंभकार है। कुंभकार है। कुंभकार का मतलब कुम्हार, जो कुंभ को पूर्ण करता है वह क्या कहलाता है, कुंभकार है। अब यहां इस पद में देखिए, यहां देखिए, ठीक है, यहां अब दो पद दिखाई दे रहे हैं, कुंभ प्लस कार, कुंभ प्लस कार। तो कुंभ तो क्या हो गया इसका उपपद, और कार उसका क्या हो गया, कृत प्रत्यय से युक्त पद हो गया, है ना। और कृत प्रत्यय आपने पढ़ लिया है ना। जैसे बात करें कोई भी पद, ऐसा प्रत्यय जिस प्रत्यय में यहाँ कृत प्रत्यय का, अब यहाँ वो क्रिया नहीं होगी। जैसे आप सोच रहे हो तिंग से भिन्न, हमने यही तो पढ़ा, उपपदम अतिंग, उपपद के साथ अतिंग होने, तिंग से भिन्न होना चाहिए। तो देखो कुंभ से कार क्या बन गया, कुंभ धनकार से क्या बन गया, कुंभकार है। और जब इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो विग्रह में पहले क्या करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे, कुंभ का पूर्व प्रयोग करेंगे, तो कुंभम। और कार्य करना, क्रिया करना क्या कहलाता है, करोति। कुंभम करोति इति कुंभकार है। क्या बनेगा भाई, कुंभम करोति इति कुंभकार है। अन्य उदाहरण की जैसे बात करते हैं, सूत्रम करोति इति, बताओ क्या बनेगा, सूत्र को जो बनाता है वो क्या कहलाता है, सूत्रकार। और सूत्रकार कौन है, पाणिनि है। सूत्रकार कौन है, पाणिनि। जैसे एक व्यक्ति था जिसने वार्तिकों का निर्माण किया, तो बताओ क्या बनेगा, वार्तिकम करोति इति क्या बनेगा, वार्तिककार है, वार्तिककार है। वार्तिकम करोति इति वार्तिककार है। जैसे भाष्यम करोति इति, जैसे भाष्य महाभाष्य को लिखने वाला है ना, तो भाष्यम करोति इति भाष्यकार है। क्या हो गया भाई, भाष्यकार है, यानी भाष्यम करोति इति महाभाष्यकार है। ये भाष्य करने वाला भाष्यकार कहता है, वार्तिक कर लिखने वाला या वार्तिक का कार्य करने वाला वार्तिककार कहलाता है, सूत्र का कार्य करने वाला सूत्रकार कहलाता है। तो बताओ सूत्रम करोति इति सूत्रकार है, वार्तिकम करोति इति वार्तिककार है, और भाष्यम करोति इति भाष्यकार है। क्या बन गया, भाष्यम करोति इति भाष्यकार है। ठीक है, चलो हम अन्य उदाहरणों की ओर चलते हैं। जैसे जो हमेशा मिठा ही बोलता है, जो हमेशा क्या बोलता है, मिठा ही बोलता है। तो बताओ प्रियम वदति इति, बताओ क्या बनेगा, प्रियम वद है, प्रिय बोलने वाला, प्रियम वद है। प्रिय बोलने वाला क्या कहलाता है, प्रियम वद है। प्रियम वदति इति प्रियम वद। प्रियम, प्रियम यानी मिठा, वदति यानी बोलने वाला, वह क्या है, प्रियम वद है। प्रिय यानी हमेशा ही क्या बोलता है, वह मिठा बोलता है, अच्छा बोलता है ना। तो प्रियम वदति इति प्रियम वद है। जैसे कुरुषु, कुरुषु चरति इति, कुरुषु चरति इति कुरुचर है, कुरुषु चरति इति कुरुचर है। पादई, पाद का मतलब होता है पैर, और पैर से जो पीता है ना, पादई। और पाद एक नहीं है, कितने हैं, दो। पादई पीबती इति, पादई पीबती इति क्या है, पादप। पादई पीबती इति पाद, यानी जो पाद यानी पैरों से पीता है। अरे जो पादप होते हैं ना, पादप, उन पादपों में हम जैसे पादप में पानी देते हैं, तो पानी कहाँ देते हैं, जमीन पे देते हैं। कहने का मतलब जो क्यारियाँ होती है, उन क्यारियों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, उस क्यारी को भर देते हैं।
और वो अपने पादपों से यानी पैरों से क्या करते हैं, पानी पीते हैं, और वो क्या है, बड़े होते जाते हैं। पादप जो होते हैं ना बड़े होते हैं, तो पानी कहाँ से पीते हैं, पादप पैरों से पीते हैं। तो पादे ही पीबती थी क्या कराते हैं, पादप है। जो पैरों से पानी पीता है वो क्या कराता है, पादप। गाम ददाती इति, गाम ददाती इति गोदः, क्या कहलाता है, गोदः। गाम ददाती इति गोदः। खे खे गच्छति, खे गच्छति इति खगः। खे का मतलब जो विचरण करते हैं। खे आकाश में जाता है, वह क्या कहलाता है, खग। जाने का क्या करता है, वह कर्म करता है। खे गच्छति थी, खे गच्छति थी खग। बताओ क्या बनेगा, खे गच्छति थी क्या बनता है, खग। द्वाभ्याम, द्वाभ्याम पीबती, द्वाभ्याम पीबती इति द्वीपः। द्वीप का मतलब होता है जो टापू वगैरह होता है, द्वीप दोनों के बीच में रहने वाला, तो दोनों स्थानों से पीने वाला, इधर से भी जल मिल रहा है, इधर से भी जल मिल रहा है, दोनों के बीच में है, तो क्या है, द्वीप है, वह द्वीप है ना। तो बताओ द्वाभ्याम पीबती इति क्या कहलाता है, द्वीप है। तो यहाँ देख रहे हैं दो पद दिखाई दे रहे हैं, उन दो पदों की बात करें तो इन दो पदों में एक पद तो उपपद पद है, दूसरा कोई कृत प्रत्यय से बनने वाला पद है, ठीक है। अगर विग्रह की बात करें तो विग्रह में आपको ऐसा लगेगा कि प्रथम पद के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वह कोई कर्म है, और द्वितीय पद के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वह क्या है, अपने आप में कोई क्रिया है, ठीक है। बात करें यहाँ अच्छा समास की, तो समास कौन सा है भाई, समास है उपपद समास। उपपद समास की बात करें तो उपपदम अतिंग यानी तिंग से भिन्न प्रत्ययों के साथ जो समास होता है वह उपपद समास होता है। यानी एक पद होता है जो उपपद होता है, दूसरा पद क्या होता है, कोई कृत प्रत्यय से बनने वाला कोई पद होता है। कौन सा पद होता है, कृत प्रत्यय से युक्त शब्द होता है। और यहाँ उपपदम से यहाँ तात्पर्य होता है कि जिस पद में सप्तमी विभक्ति, यानी सूत्र पढ़ा था ना हमने, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, वो ये कहता है उपपद का सप्तमी विभक्ति के साथ समास होता है। सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, पूर्व प्रयोग, यानी कर्म का क्या होगा, कर्मण्यन, ये कहता है कि कर्म का क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा। और जब कर्म का पूर्व प्रयोग होगा तो कृत प्रत्यय का क्या होगा, उत्तर में प्रयोग होगा। जब इसका विग्रह करेंगे तो यूँ समझिए हमारे को यहाँ पूर्व पद के रूप में कोई कर्म दिखाई देगा और द्वितीय पद के रूप में कोई क्रिया दिखाई देगी, ठीक है। जब इन पदों का हम क्या करेंगे, समास करेंगे तो समस्त पद बन जाएगा, विग्रह करेंगे तो विग्रह दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कुंभम करोति, कुंभ को पूर्ण करने वाला क्या कहलाता है, कुम्हार। सूत्रम करोति थी सूत्रकार है। वार्तिकम करोति थी वार्तिककार है। भाष्यम करोति थी भाष्यकार है। प्रियम वदति थी प्रियम वद। कुरुषु चरति थी कुरुचर। पादे पिबती थी पादप। गाम ददाती थी गोद। खे गच्छति थी खग। और द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप। मित्रों इसके साथ हमारा यह जो समास है, कौन सा नाम, जिसका उपपद समास समाप्त होता है। इसी के साथ में समास समाप्त होता है। कौन सा समास, उपपद समास। अब हमारी जो ये समझिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा है विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ा है, उसके बाद हमने नए समास पढ़ा है, उसके बाद हमने प्रादि तत्पुरुष समास पढ़ा है, और अभी जो हम पढ़ रहे थे उपपद समास, ठीक है। जैसे समास तो ऐसे गति भी है, जैसे मध्यपद लोपी भी है, बहुत सारे समास है। लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम है, रीट के इस पाठ्यक्रम की बात करें तो इस पाठ्यक्रम के आधार पर हमने जिसकी चर्चा करी है वो महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी है, ठीक है ना। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा आप लोग सोचोगे आपको लगेगा कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे। और हमारा जो पाठ्यक्रम वो इतना नहीं है रीट का सिलेबस का, तो सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे तो उतना ही हम पढ़ पाएंगे, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब हमारी जो आगे जो क्लास होने वाली है उस कक्षा में हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। समान का मतलब दोनों पदों में समान विभक्तियाँ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।